Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start a new lecture series on climate change. लेकिन guys, यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, तो पहले इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज में रिलेशन क्या होता है? सो गाइस, अगर हमें किसी भी एरिया के क्लाइमेट के बारे में बात करनी हो तो हम बात करते हैं वहाँ के टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड द इंसोलेशन पैटर्न के बारे में, जो कि डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पर। तो गाइस, होता क्या है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ जाता है, दैट बेसिकली लीड्स टू द चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। सो गाइस, अभी आपको समझ में आ चुका होगा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेयर, बट बिफोर दैट please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, atmosphere is the blanket or the envelope of the gases which is surrounding the earth's surface. Guys, अर्थ के 3 components होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सारी की सारी गैसेज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन एंड द ओजोन। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स एंड ह्यूमंस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। एंड जो ओजोन गैस होती है, इट इज़ बेसिकली प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन विच कैन कॉज स्किन कैंसर एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लोरोफिल ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सो गाइस, होता क्या है, अगर जो यूवी रेडिएशंस है ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कैंसर। लेकिन अगर हमारे प्रोड्यूसर्स इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनका क्लोरोफिल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो गाइस, उसके बाद होता क्या है कि जो गैसेस होती हैं ये तो एक जगह पर रुकती नहीं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ अर्थ इज एबल टू होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट्स सरफेस। सो गाइस, होता क्या है कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसी ने सारी की सारी गैसेस को पकड़ के हमारे अर्थ के सरफेस के पास रखा हुआ है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है एट द अर्थ सरफेस। एंड जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, आइदर एट द हाइट और इन द डेप्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज। सो गाइस, अभी आपको आंसर मिल चुका होगा, हाउ अर्थ इज एबल टू होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट्स सरफेस। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि मून एंड मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। सो गाइस, मून का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होती है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो सारी की सारी गैसेस को पकड़ के मून के सरफेस के पास नहीं रख पाती, जिसकी वजह से मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो गाइज, उसके बाद बात करते हैं मरकरी की, जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है एंड मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो गाइज, एक तो मरकरी का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मरकरी है विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गैसेज एक्सपैंड कर जाती हैं। एक्सपैंड होने के कारण क्या होगा गाइज, दे विल फाइनली एस्केप द सरफेस ऑफ द मरकरी, जिसकी वजह से मरकरी के पास भी कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो गाइस, उसके बाद कभी आपने सोचा है कि जो हमारी अर्थ है ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहती है, रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, लेकिन हमें तो इसके मोशन के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि गाइस एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं, हमारी अर्थ का सरफेस है, हम लोग हैं, एटमॉस्फेयर है, ये सब सिमिलर स्पीड पर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो जाता है और हमें नहीं पता चलता कि जो हमारी अर्थ है दैट इज़ इन मोशन, चाहे वो रिवॉल्व कर रही है, चाहे रोटेट कर रही है, लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं होता। तो गाइस, आई डोंट थिंक सो आपको कुछ भी समझ में आया होगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर घूमने जा रहे हैं इन द ट्रेन। तो हुआ क्या कि आप मान लीजिए 75 नंबर सीट पर बैठे हैं और आपका फ्रेंड 76 पर। तो गाइस, होगा क्या कि आपको लगेगा कि आपका जो फ्रेंड है वो मोशन में है। क्या आपके फ्रेंड को लगेगा आप मोशन में हैं? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बाहर से आपको देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आप मोशन में हैं, और आपकी, आपके फ्रेंड की और ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? सेम होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिलेटिव मोशन ज़ीरो हो गया और किसी को भी नहीं पता चल रहा जो भी ट्रेन में प्रेजेंट है कि वो बेसिकली मोशन में है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है
क्योंकि हम लोग उसी स्पीड पर मूव कर रहे हैं जिस स्पीड पर हमारी अर्थ मूव कर रही है, एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमें नहीं फील होता कि जो हमारी अर्थ है दैट इज़ इन मोशन। चाहे वो रोटेट कर रही है, चाहे रिवॉल्व कर रही है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हमें पता सिर्फ तब चलता है जब सीजन्स चेंज होते हैं, डे एंड नाइट हो जाता है। तो गाइस अभी बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। सो गाइस एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के रिलेटेड दो थ्योरीज हैं। एक तो है एक्सोजीनस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड दूसरी है एंडोजीनस थ्योरी। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक्सोजीनस थ्योरी के बारे में। एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, मतलब जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कहीं बाहर से आई हैं। बाहर से कहाँ से आएंगी? यूनिवर्स से। तो गाइस पहले ये सोचा जाता था क्योंकि हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूनिवर्स में जो भी गैसेस प्रेजेंट थी जैसे जैसे वो हमारे अर्थ के सरफेस के पास आती गई, हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन्हें पकड़ना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। एंड आज हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी है गाइस? 1000 ऑफ माइल्स में। तो गाइस इससे हमें क्या पता चला कि जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कहाँ से आई हैं? यूनिवर्स से। एंड वो हमारे अर्थ के सरफेस के पास क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन गाइस जो ये थ्योरी थी ये बेसिकली रिजेक्ट हो गई क्योंकि यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट है। क्योंकि जो हेड ऑफ द सोलर फैमिली है जो कि सन है, इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन एंड हीलियम है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन गाइस इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है इसने ही हमारे एटमॉस्फेयर को पकड़ कर रखा हुआ है। सो गाइस इसके बाद बात करते हैं एंडोजीनस थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। सो गाइस ये थ्योरी कहती है कि जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं दे आर बेसिकली रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो गाइस हुआ क्या, 3.1 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारे अर्थ पर ग्रेट टेक्टोनिक एज थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वॉल्केनिज्म हो रहे थे। तो गाइस उस दौरान क्या हुआ कि वॉल्केनिज्म के दौरान बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, वाटर वेपर्स एंड द एरोसोल्स, जिन्होंने हमारा एटमॉस्फेयर बना दिया। एंड इन गैसेस को पकड़ के किसने रखा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो गाइस जो ये एटमॉस्फेयर बना था जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, वाटर वेपर्स एंड एरोसोल्स प्रेजेंट थे, इसे हमने क्या कहा था गाइस? प्रिमिटिव और द प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये फर्स्ट एटमॉस्फेयर था जो हमारी अर्थ पर आया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो भी गैसेस हमारे अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हुई थी वो कब हुई थी? 3.1 बिलियन ईयर्स एगो, जब यहाँ पर ग्रेट टेक्टोनिक एज थी। जिन गैसेस को किसने पकड़ के रखा? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा पहले प्रिमिटिव या फिर प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर बन चुका था ये बेसिकली रिमूव हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि सन के कारण यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा सोलर विंड्स चलती हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट थी वो रिमूव हो गई, जिससे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रिमिटिव या फिर प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर था ये रिमूव हो गया, क्योंकि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या बच चुका था? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, वाटर वेपर्स एंड द एरोसोल्स। लेकिन गाइस धीरे धीरे क्या हुआ, जब हाइड्रोजन एंड हीलियम की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो हमारे एटमॉस्फेयर की मॉडिफिकेशन होना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर नई नई कम्युनिटीज़ की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई। एंड जो फर्स्ट कम्युनिटी थी जो अर्थ पर आई दैट इज नोन एज द लाइकेन, विच इज बेसिकली द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गी। सो गाइज अगर आपको लाइकेन के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाली लेक्चर सीरीज को रेफर कर सकते हैं। तो गाइज पहले क्या हुआ, प्रिमिटिव एंड प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर बना। क्यों बना? क्योंकि ग्रेट टेक्टोनिक एज थी, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिज्म हो रहा था। एंड जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स थी इसने पूरी की पूरी गैसेस को पकड़ के हमारे अर्थ के सरफेस के पास रख दिया था, जो कि बेसिकली वॉल्केनिज्म के दौरान क्या हो रही थी? रिलीज। सो गाइस उसके बाद क्या हुआ, जो भी यहाँ पर प्रिमिटिव या फिर प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर बन चुका था उसकी हो गई रिमूवल। उसके बाद क्या स्टार्ट हुई? मॉडिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें जो फर्स्ट कम्युनिटी हमारी अर्थ पर आई थी दैट इज नोन एज द लाइकेन, विच इज बेसिकली द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गी। तो गाइस जो एल्गी होती है दैट इज द प्रोड्यूसर, एंड प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो ऑक्सीजन होती है उसे रिलीज करते हैं। तो गाइस क्या हुआ कि लाइकेन जब आ गई तो धीरे धीरे इकोलॉजिकल सक्सेशंस हुई, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई,
जिसकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी अर्थ पर आना शुरू हो गए। लेकिन गाइस जो भी प्लांट्स आ रहे थे उनका एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल था, दैट इज़ बेसिकली द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन। तो गाइस क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर प्लांट्स आने शुरू हुए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया। इसीलिए गाइस क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन इज बेसिकली द मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व्ड गैस। क्योंकि ये कब रिलीज हुई थी, जब हमारी अर्थ पर कुछ कम्युनिटीज आना शुरू हुई थी, सबसे पहले लाइकेन एंड उसके बाद प्लांट्स। लेकिन गाइस मॉडिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर दो चीज़ों से हुई थी। एक तो हमारे प्रोड्यूसर्स के कारण हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होनी शुरू हुई हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो हमारे सीज हैं, ओशियंस हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या होती थी, डिसएसोसिएशन, रिडक्शन हो जाती थी, उसकी वजह से भी क्या होता था गाइस, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती थी। एंड ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर मॉडिफाई होता शुरू हो गया, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि आज जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये ऐसा हम लोग देख पाते हैं। लेकिन ये पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन जो आज हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज़ बेसिकली सुटेबल फॉर द लाइफ, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हुई ये दो चीज़ों के कारण हुई। एक तो हुई डिसएसोसिएशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल के कारण एंड दूसरी लिविंग प्लांट्स के कारण। तो गाइस हुआ क्या, जो भी हमारे प्लांट्स प्रोड्यूसर्स वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सीज, ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स, वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वो क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे एंड ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज। तो गाइस होता क्या है कि जैसे जैसे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होनी शुरू हुई तो क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन के ऑक्साइड्स की वैल्यू डिक्रीज हुई एंड ऑक्सीजन की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई। तो गाइस जो प्रोसेस हम लोग अभी देख रहे हैं उसे बोला जाता है बायोलॉजिकल पंपिंग। क्योंकि गाइस इसमें क्या होता है कि जो हमारे वाटर बॉडीज में प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड लीव्स, जो कि हमारी फिशेस कंज्यूम करती हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं एंड इवन कभी कभी हम भी उसे कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन गाइज इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन थी ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होनी शुरू हुई। एंड गाइज ये तो आपको पता ही होगा, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ये खाना क्यों बना पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। तो गाइज जो भी कार्बन हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, चाहे सीज में, चाहे ओशियंस में, चाहे लेक्स में, चाहे पॉन्ड्स में, उसे क्या बोला जाता है, ब्लू कार्बन, जो कि बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब क्या हुआ, वो हमारी अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही। दूसरी चीज़ गाइस आपको क्या याद रखनी है कि जो सीज, ओशियंस, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, किसी में भी वाटर प्रेजेंट था, जब धीरे धीरे उसकी डिसएसोसिएशन होनी शुरू हुई, मतलब क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल था इसकी रिडक्शन हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होनी शुरू हुई हमारे एटमॉस्फेयर में एंड दैट्स व्हाई वी से दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिसेंटली इवॉल्व्ड गैस। सो गाइज उसके बाद बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो जो भी हमारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं लैंड पर, जिन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, रिलीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन। एंड इसमें भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। तो गाइस दिन में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, रात में रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि लाइट रिएक्शन तो कब होगा, जब सनलाइट है, डार्क रिएक्शन कब होगा, रात में, जब बिल्कुल भी सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। तो गाइस दिन में क्या होता है कि एक जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है वो बन जाता है, जिसे NDPH बोला जाता है। लेकिन रात में क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होती है हमारे प्लांट्स में, जिसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट है गाइस, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट्स क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो गाइस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और साथ साथ में क्या होती है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्लांट्स की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एंड द रूट्स। एंड गाइस आपको और क्या याद रखना है, इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर मॉडिफाई होता जा रहा था। लेकिन हाँ गाइस, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, लेकिन बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्लांट्स आते गए वैसे वैसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज हुई हमारे एटमॉस्फेयर में, एंड साथ साथ में क्या हुआ, डिसएसोसिएशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल
एंड आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है दैट इज़ मैक्सिमम इन द रेड लाइट, उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो एंड मिनिमम इन द ग्रीन लाइट। क्योंकि हमारे प्लांट्स के पास क्या होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल, जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ग्रीन लाइट को, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है दैट इज मैक्सिमम इन द रेड लाइट and minimum in the green light. So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. And in the next lecture, we are going to talk about the components of the atmosphere. Thank you so much.